मूवी की स्टार्टिंग होती है नामी नाम की लड़की से, जो कि एक फोन एडिक्ट गर्ल है और अपने फोन का इस्तेमाल सोशल मीडिया से लेकर बिजनेस तक हर चीज में करती है। नामी अपने दोस्तों के साथ में मस्ती करते हुए फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और इसीलिए बस में ट्रैवल करते टाइम अपना फोन वो गलती से वहीं पर भूल कर चली जाती है, जिसे एक स्ट्रेंज मैन आकर उठा लेता है। सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग के टाइम पर दिखाया जाता है। नामी की बेस्ट फ्रेंड सोई उसे कॉल करती है, लेकिन दूसरी साइड से एक फीमेल वॉइस आ रही थी जो उसे कहती है कि ये फोन उसे बस में कहीं पर पड़ा हुआ मिला था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये फोन योंग नाम के एक लड़की के पास था, जो कि वॉइस चेंजर का यूज करके जोई से बात कर रहा था। जोई फटाक से नामी के घर पहुंचती है, क्योंकि उसने रात में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो अभी तक सो रही थी। वो उसे उठाती है और उसे पूछती कि तुम्हारा फोन कहाँ है। नामी उसे फिर से फोन करती है और उसको बोलती है कि ये मेरा फोन है, प्लीज आप मुझे इसे एक रेस्टोरेंट में आके लौटा दो, क्योंकि नामी को तो यही लग रहा था कि दूसरी साइड से कोई लड़की बात कर रही है। वहीं योंग फोन को खोलने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पासवर्ड की वजह से उसे फोन नहीं खुल रहा होता है, इसलिए वो उसकी स्क्रीन ही तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को जंगल में एक डेड बॉडी मिलती है, जिसके पार्ट्स वो यहाँ वहाँ ढूंढ रही होती है। लड़की की उंगलियों को किसी ने बहुत ही बेरहमी से काट दिया था। नामी अपने डैड के रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, जहां वो मिलकर उनके साथ में जॉब किया करती थी। लेकिन तभी उसे कॉल आती है और उसे ये पता चलता है कि उसकी फोन की स्क्रीन टूट चुकी है, जिसे कि रिपेयरिंग शॉप पर बनाने के लिए दिया हुआ है। साथ ही उसमें उसका एड्रेस भी होता है। जैसे ही नामी वहाँ पर पहुँचती है, देखती है कि एक लड़का मास्क लगाकर फोन को रिपेयर कर रहा होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि योंग ही होता है। योंग उससे एक फॉर्म भरवाने के साथ साथ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी ले लेता है, उसके घर के एड्रेस के साथ साथ उसका फोन का पासवर्ड भी। जिसके बाद फोन को ठीक करने के बहाने वो उससे अंदर लेकर जाता है और उसमें एक स्पाई सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर देता है, जिससे कि वो नामी के ऊपर हर वक्त हर पल नजर रख सके। रात के टाइम पे वो नामी के डैड के रेस्टोरेंट में भी पहुंच जाता है, जहां वो एक ड्रिंक ऑर्डर करने के साथ साथ नामी के फेवरेट गेम को भी खेलने लग जाता है, ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। डैड ने भी नामी और योंग को साथ में देख लिया था। जिसके बाद नामी घर जाती है और अपना फोन साइड में रखकर सो जाती है, और योंग ने उसकी फोन से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी थी और सारा उसका डाटा लीक हो चुका था। वहीं फिर डिटेक्टिव जी मैन को दिखाया जाता है, जो कि उस जंगल वाले मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जी मैन अपनी वाइफ का फोन चेक कर रहा था, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि उसकी वाइफ उनके बेटे योंग से छुप छुपा कर बात करती है, जो कि 7 साल पहले गायब हो गया था। जी मैन को शक था कि इस शहर में जो भी मर्डर अभी हो रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा योंग ही कर रहा है, क्योंकि उन्हें उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत जो मिल गए थे। वहीं योंग भी एक लड़की की फोटो देख रहा होता है, जिसे वो ऑलरेडी मार चुका था, और वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसकी डिटेक्टिव जी मैन को जंगल में लाश मिली थी और उसके बॉडी पार्ट्स गायब थे। नामी अपने डैड के रेस्टोरेंट में काम करने के अलावा एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी में भी जॉब किया करती थी। नामी की बॉस उससे बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि नामी की वजह से ही उनकी कंपनी को एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और इसलिए उन्होंने उसकी सैलरी भी डबल कर दी थी। लेकिन इसके बारे में उन्होंने कहा था कि अपने साथियों को मत बताना। लेकिन योंग उनकी ये सारी बातें नामी के फोन के थ्रू सुन रहा होता है। जिसके बाद वो नामी के घर जाकर उसके पूरे घर की छानबीन करने लग जाता है और उसका सारा सामान देखने लगता है। वहीं जी मैन को भी पता चल गया था कि उनका बेटा योंग एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलाता है, लेकिन उसके पास उसका कोई भी पर्सनल मोबाइल नहीं है, और इसलिए फिर उनको उसके ऊपर शक होता है और वो सीधा उसके घर पर ही पहुंच जाते हैं जहां वो रहता है। उसके रूम की इन्वेस्टिगेशन करने पे वहां पे उन्हें बहुत सारे सबूत मिलते हैं, जिसमें नकली आइडेंटिफिकेशन थी और बहुत सारे फोन रखे हुए थे, और उनको उसके ऊपर डाउट होने लग जाता है। योंग भी वहां पर पहुंच जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि उसके घर में कोई तो घुस के इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और इसलिए वो जी मैन के फोन पर उसकी लाइव फोटोज भेजने लग जाता है। जी मैन भी समझ जाता है कि कोई तो है जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए है। वो जैसे ही बाहर जाके चेक कर रहा होता है तो वहां पर उसे एक फोन मिलता है जो कि उसकी फोटोज खींच रहा होता है, यानी कि ये सब कुछ जी मैन को वहां से बाहर निकालने के लिए एक ट्रैप था। जैसे उसे शक होता है, वो जाकर वापस देखता है तो वो योंग के रूम से सारे सबूत गायब हो चुके थे, और ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि योंग ने ही किया था। जिसके बाद वो नामी से फिर से मिलने के लिए डैड के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, और वहां पे जाकर उसे कुछ गेम्स की डीवीडी लेता है और उसे कुछ गेम की पैम्पलेट्स भी देता है। लेकिन डैड को उसके ऊपर शक होता है तब जब उसने ये कहा था कि वो यहाँ का रेगुलर कस्टमर है, जो कि अक्सर यहाँ पर आता रहता है। जिसके बाद डैड नामी से बोलते हैं कि उसे योंग से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा झूठा है और वो झूठ बोल रहा है, जिसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर है। और ये सारी बातें योंग नामी के फोन के जरिए सुन रहा होता है।
जैसे ही डैड फिर अपने घर पर जाते हैं और एक पार्सल को रिसीव कर रहे होते हैं तो यंग आकर उनके सर पर हमला करता है और उन्हें बेहोश कर देता है। और उसी रात जंगल में पुलिस को एक साथ में 7 लाशें मिलती हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही नामी उठकर अपना फोन चेक करती है, देखती है इसकी उसमें बहुत सारी नोटिफिकेशन पड़ी हुई थी, साथ ही उसकी बॉस की बहुत सारी कॉल्स भी थी जिसमें उसने अपने कोलीग्स के बारे में बहुत सारी बुराइयां की होती हैं और बॉस को भी बहुत सारी गालियां दी हुई होती हैं। और साथ ही अपनी पेमेंट डबल होने वाली बात भी उसने बताई हुई होती है जो कि उसके बॉस ने सीक्रेट रखने को कहा था। नामी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये सब तो उसने लिखा ही नहीं था, जिसका साफ मतलब ये है कि उसका अकाउंट हैक हो गया था। लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस जाती है तो सब लोग उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कोई उससे बात ही नहीं कर रहा होता है। और नामी के ये बोलने पर कि शायद उसका अकाउंट हैक हो गया था, कोई उसकी बातों पर यकीन भी नहीं करता। नामी को धक्के मारकर उसके ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है और इसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सीधा जाकर जोई से मिलती है। जोई उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और उनकी सारी बातें यंग सुन रहा होता है और अब वो अपने रास्ते का कांटा यानी कि जोई को हटाना चाहता था। जिसके बाद जोई उसे लेकर पुलिस के पास जाती है, लेकिन वो भी उसकी हेल्प करने से साफ साफ इनकार कर रहे होते हैं कि हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ योंग भी अब नामी के डैड के घर पे रहने लग गया था और उसने उनको बांध कर रखा हुआ था, यानी कि वो अभी भी जिंदा थे। और साथ ही वो उनके फोन से नामी को रोज मैसेज करके उसका हाल चाल पूछता था, उससे बात क्या करता था ताकि नामी को शक न हो जाए। नामी और जोई आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि आखिरकार उसका फोन कौन हैक कर सकता है, जिसका अगर उन्हें पता लगाना है तो उसके लिए उन्हें किसी साइबर सिक्योरिटी हैकर के पास जाना होगा। जहाँ पर तभी यंग आ जाता है और वो लोग उसे सब कुछ सच सच बता देते हैं और यंग फिर उनकी हेल्प करने का नाटक करता है। नामी का फोन वगैरह चेक करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारा फोन हैक हुआ है, जो कि सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसे इसका पासवर्ड पता हो और जो कि तुम्हारा काफी ज्यादा करीबी हो। और इस तरह से वो इनडायरेक्टली सारा इल्जाम जोई के ऊपर डाल देता है। नामी को भी जोई पर शक होता है और ऐसे उनकी दोस्ती टूट जाती है और नामी जोई से दूर हो जाती है। जोई का भी इसको बहुत ज्यादा दुख होता है और वहीं नामी भी गुस्से में अपना फोन फेंक कर मारती है, जिससे कि उसका फोन टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ जी-मैन अपने एक साथी के साथ में योंग की रिपेयरिंग शॉप पर गए हुए होते हैं उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि जंगल में जो 7 लाशें मिली थी उसके पास जो कुछ भी सबूत मिले हैं उन सब का शक जी-मैन को अपने बेटे योंग पर था। लेकिन शॉप पर उन्हें योंग नहीं मिलता और सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ होता है, यानी कि वो पहले ही वहाँ से जा चुका था। जहाँ पर तभी नामी भी अपना फोन ठीक करवाने के लिए पहुँच गई थी। जी-मैन से मिलने के बाद उसे सारी सच्चाई बताने लग जाते हैं, साथ ही वो सारे सबूत भी दिखाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि खूनी कोई और नहीं बल्कि योंग ही था। नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है योंग के ऊपर, क्योंकि जो उसका दोस्त बन के घूम रहा था वही खूनी है और ये बात वो जानती भी नहीं थी, जो कि अब योंग से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि योंग के चक्कर में उसकी जॉब के साथ साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड जोई भी उससे दूर हो गई थी। नामी अब योंग को सबक सिखाना चाहती थी, तो इसलिए वो जी-मैन के साथ में मिलकर एक प्लानिंग करने लग जाती है, जिसमें वो योंग को अपने घर बुलाती है। जी-मैन अपने साथी के साथ में नामी के घर के नीचे ही योंग का वेट कर रहा होता है, ताकि जैसे ही वो आए वो उसे रेड हैंडेड कैच कर ले। लेकिन योंग भी बहुत ज्यादा शातिर था, वो अपना पूरा ही खुलिया बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए और एकदम हॉट बनकर यामी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर जी-मैन उसे जाकर रोक लेता है, लेकिन वो लोग उसे पहचान नहीं पाते। साथ ही योंग उन्हें ये बोलकर धमकी देने लग जाता है कि आप ऐसे ही लोकल लोगों को गन दिखाकर परेशान नहीं कर सकते हो, और साथ ही वो उनकी रिपोर्ट करने की धमकी भी देने लग जाता है। जहाँ जी-मैन और उसका साथी वहाँ से ये बोलकर निकल जाते हैं कि वो लोग एक सीरियल किलर की तलाश में यहाँ पर आए थे। जिसके बाद वो लोग सीधा नामी से जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तो इसलिए तुम्हें अपने डैड के घर जाकर रहना चाहिए, क्योंकि शायद उस सीरियल किलर को पता चल गया है कि तुम हमसे मिली हुई हो। नामी भी समझ गई थी कि योंग उस पर नजर उसके फोन के थ्रू रख रहा है, इसलिए वो उसे हटाकर दूर रख देती है और अपना पुराने फोन में अपना सिम कार्ड डालकर उसे यूज करने लग जाती है। डिटेक्टिव के मैन ने नामी को उसके डैड के घर छोड़ दिया था, साथ ही अपना कार्ड देकर ये भी कहा था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल जरूर करना। घर पहुंचने के बाद वो देखती है कि उसका फोन अपने आप ही चल रहा होता है, जिससे कि वो समझ जाती है कि योंग ने उसका ये वाला फोन भी हैक कर लिया था। नामी को शक होता है, वो अपने डैड को यहाँ वहाँ ढूंढती है, लेकिन उसके डैड उसे कहीं भी नहीं मिलते। साथ ही वहाँ पे एक रिकॉर्डर बजने लग जाता है, जिसमें नामी और उसके डैड के बीच की वो वाली कॉन्वर्सेशन हो रही थी, जिसमें उसके डैड उसे योंग से दूर रहने के लिए कह रहे थे। और ये सब सुन के नामी बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाती है। जहाँ पर तभी योंग पहुंच जाता है, नामी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है और पूछते है कि मेरे डैड कहाँ हैं। योंग उससे कहता है कि हाँ तो अपने डैड से मिल सकती हो, लेकिन उससे पहले डिटेक्टिव जी-मैन को मैसेज करके ये बोलो कि तुम बिल्कुल ठीक हो और सही सलामत घर पे पहुंच गई हो। ना चाहते हुए भी नामी को ये करना पड़ता है और डिटेक्टिव का कार्ड गुस्से में वहीं पर वो फेंक देती है और डैड के पास जाने लग जाती है।
लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का गेट ओपन करती है, ये देखकर दंग रह जाती है कि योंग ने डैड को बांधकर वहाँ पर रखा हुआ था और वो बस उन्हें मारने ही वाला था। नामी उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि मेरे डैड को छोड़ दो और इसके बदले तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगी। जिसके बाद योंग के कहने पर वो अपने आप को बांधने लग जाती है और योंग भी उसके हाथों को बांध देता है। साथ ही बोलता है कि तुम्हारे डैड को तो मरना ही पड़ेगा और ये बोलकर उन्हें बाथटब में डुबाने लग जाता है। नामी बहुत जोर से रोने लग जाती है और वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है। साथ ही उसने नामी को भी डैड के साथ में ही पानी में डुबो दिया था और उसकी फोटो लेकर अपनी वॉलपेपर पर लगा लेता है, जैसा कि वो हमेशा बाकी लोगों के साथ में किया करता था। वापस आते ही जैसे वो सोफे पे बैठता है और डिटेक्टिव का कार्ड उठाकर देखता है, वो तो पूरी तरह से दंग रह जाता है। और गाइस, यहाँ पे कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि डिटेक्टिव के कार्ड के पीछे लिखा हुआ था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल करना, मैसेज मत करना। और यहाँ योंग ने तो जबरदस्ती ही नामी से मैसेज करने को बोला था, जिसका साफ मतलब यही है कि डिटेक्टिव को भी सच्चाई पता चल चुकी थी कि योंग अभी नामी के घर पर है और ये सारी उसी की प्लानिंग प्लॉटिंग है, और इसलिए वो फटाक से वहाँ पर पहुँच जाते हैं और योंग को गन पॉइंट पर रख लेते हैं। साथ ही जैसे वो बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं तो नामी अपने डैड के साथ में डूब रही होती है, जिससे कि वो उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। नामी तो ठीक ठाक होती है, लेकिन डैड पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे। वहीं फिर मूवी का मेन प्लॉट रिवील हो जाता है और ये पता चलता है कि जो इंसान अभी सीरियल किलर बन के घूम रहा है वो असली योंग नहीं है। डिटेक्टिव जीमैन उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं और उसे अपने बेटे के बारे में पूछ रहे होते हैं, जहां उसका सामान चेक करने पर उसे अपने बेटे का फ़ोन मिलता है और इसमें सेम वैसे ही फोटो थी पानी में डूबते हुए, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि उनका बेटा था 7 साल पहले ही मारा जा चुका है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि इसी सीरियल किलर ने मार दिया था। और अभी तक वो उसकी आइडेंटिटी चुराकर बाकी लोगों का मर्डर कर रहा था, ताकि सारा शक डिटेक्टिव जीमैन के बेटे योंग पर चला जाए। जीमैन को बहुत ज्यादा दुख होता है, वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर उन्हें अब क्या करना चाहिए। जहाँ पर तभी गुस्से में आग बबूला होते हुए नामी आती है और दूसरे डिटेक्टिव की गन छीनकर उसे शूट करके वहीं पर मार डालती है। नामी के हाथ से डिटेक्टिव वो गन छीन लेते हैं ताकि मर्डर का इल्जाम उसके ऊपर ना लगे। जिसके बाद नामी के डैड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी कि वो अभी भी जिंदा थे और वो मरे नहीं थे। सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि ये सीरियल किलर वाली न्यूज़ पूरे मीडिया में फैल चुकी थी और सबको अब इस बात के बारे में पता चल चुका था। नामी भी अब अपने डैड और अपनी फ्रेंड जोई के साथ में उनके रेस्टोरेंट में होती है, जो कि अब अपनी ज़िंदगी आराम से जी रही होती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है, उसकी फ़ोटोज़ कोई क्लिक कर रहा होता है और ये चीज़ नामी भी देख लेती है। तो गाइस, यहीं पर इस ट्विस्ट के साथ में इस मूवी का दी एंड हो जाता है, जो कि अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़कर जाती है। सो मेरा अब आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि आपको क्या लगता है कि वो कौन है जो नामी के ऊपर नजर रखे हुए है और आगे क्या कहानी होने वाली है? आपको क्या लगता है कि इसके सेकंड पार्ट में और क्या हो सकता है? तो ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।